योगी सरकार से तीखा सवाल। हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में महाधिवक्ता की नियुक्तियां हुई है। उस नियुक्ति में योगी जी के स्वजातीय 4 सरकारी वकील महाधिवक्ता बनाए गए हैं। 4 महाधिवक्ता, सरकार ने 7 महाधिवक्ता बनाया है, लेकिन उसमें 4 योगी जी के स्वजातीय यानी ठाकुर साहब लोग और 3 वो लोगों के जिनके कारण ये मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री बने हैं, यानी ब्राह्मण समाज के लोग। कुल 7 महाधिवक्ता बनाए गए, 4 ठाकुर बनाए गए और 3 ब्राह्मण बनाए गए। नाम मैं आपको बता देता हूं, लिस्ट मेरे सामने है। पहला व्यक्ति लिस्ट में जो पहला है ठाकुर रणंजय सिंह, दूसरा ठाकुर जितेंद्र सिंह, तीसरा ठाकुर सुधीर सिंह और चौथा है ठाकुर अमरेंद्र सिंह। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता स्वजातीय ठाकुर योगी आदित्यनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय बनाए गए हैं। जो दूसरा वर्ग, जो दूसरी जाति है वो कौन है? वो ब्राह्मण समुदाय के 3 लोगों का मैं नाम बताता हूं। विजय प्रकाश पांडे, दूसरा राशि मिश्रा और तीसरा राजीव रंजन त्रिपाठी। मैंने आप लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश में जीता जागता जातिवाद, सामंतवाद, ब्राह्मण राज, ठाकुर राज का जीता जागता उदाहरण है मेरे पास आज। सामंतवाद का मतलब जहां समानता का अंत हो उसे सामंत कहते हैं। तो आज समानता का अंत करते हुए महाधिवक्ता की पोस्टिंग पर पूरी तरह ब्राह्मण राज और ठाकुर राज प्रभावी हो गया। अब सवाल है पिछड़े भाजपाइयों से, सवाल है कि पिछड़े कोटे से, कुर्मी बिरादरी से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम स्वतंत्र देव सिंह, मैं गुलाम स्वतंत्र देव सिंह कह रहा हूं, नाम तो स्वतंत्र देव है लेकिन उनका नाम गुलाम सिंह कह दीजिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरा सोचिए, पिछड़े समाज से केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आने वाले हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनका नाम स्टूल मंत्री है, स्टूल मंत्री। अब आप स्टूल मंत्री समझ लीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य माने स्टूल मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह मतलब गुलाम स्वतंत्र देव सिंह। तमाम पिछड़े दलित समुदाय के नेता भारतीय जनता पार्टी को अपना माई बाप मानते हैं। अरे ऐ गुलाम नेताओं, और तो और भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है वो भी पिछड़े समाज, दलित समाज के झंडा बुलंद करने की वकालत करती है, लेकिन वोट देने के लिए भाजपा आपका माई बाप होता है, वोट दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपका माई बाप होता है, लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो आप चुपचाप रह जाते हो। ऐसे गुलाम, ऐसे मूर्ख और ऐसे विचार विहीन नेताओं से समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। आप जरा सोचिए, आपको सवाल करना पड़ेगा, सबसे पहला सवाल कि ये नेता जो गुलाम नेता हैं आपके, जब ये आपके बस्ती में आवे, जब आपके क्षेत्र में आवे
तो इनको अपने गांव से बाहर करिए, अपने घर से बाहर करिए। मैं उन्हीं गुलाम नेताओं की बात करता हूं जो ब्राह्मण महासभा की, वही गुलाम स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं जो ब्राह्मण महासभा की अभी वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रतापगढ़ पट्टी में हुए ब्राह्मणों के अत्याचार पर कभी उन्होंने पटेलों से वर्चुअल मीटिंग नहीं किया। कभी उन्होंने पिछड़ों से अत्याचार पर, ठाकुरों के अत्याचार पर, ब्राह्मणों के अत्याचार पर, पिछड़ों से वर्चुअल मीटिंग नहीं किया। इसलिए मैं केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, गुलाम स्वतंत्र देव सिंह, इन लोगों के बारे में आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जब जब ये आपके गांव गली में आवे, जब ये आपके घर के आसपास आवे, तो इन गुलामों को इनकी औकात दिखाने की कोशिश करिए, इन गुलामों को इनकी औकात बताने की कोशिश करिए। जरा सोचिए कि वर्तमान समय में किस कदर जंगल राज है, किस कदर ब्राह्मणवाद है। कल्पना करिए, पिछड़े भाजपाइयों से सवाल करिए कि क्या तुम कब तक इनका डंडा, कब तक इनका झंडा उठाते रहोगे। यह सवाल करना होगा। आज मैं फिर जातिवाद का जहर उत्तर प्रदेश, सामंतराज का जहर उत्तर प्रदेश, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं आज आपको। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला नामक एक शिक्षिका 25 विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में सरकारी टीचर के पद पर नियुक्त की जा चुकी थी, और 25 विद्यालयों में से 25 विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में अनामिका शुक्ला वही सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी कर रही थी। उसी शिक्षक के पद पर 2500 स्कूल से सरकारी वेतन उठा रही थी। इतना बड़ा घोर अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जंगल राज उत्तर प्रदेश में चलता है। जरा सोचिए, क्या यही राम राज्य है? अगर ऐसा राम राज्य है तो ऐसे राम राज्य पर मैं थूकता हूं। ऐसा राम राज्य है तो ऐसे राम राज्य को आग लगा देना चाहिए। जहां पिछड़ों के साथ अन्याय हो, जहां समानता का अधिकार खत्म कर दिया जाए, ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। ऐ पिछड़े दलित समुदाय के लोगों, तुम्हारी औकात, तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो। अपनी औकात को समझो। इस सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, मैं उस समय सरकार का आलोचक उस समय भी था और आज वर्तमान सरकार का आलोचक हूं। सवाल है कि उस सरकार में यादववाद के नाम पर मोदी और योगी ने पिछड़ों और दलितों को भड़काया, और आज क्या हो रहा है? आज पिछड़ों दलितों, तुम्हें अधिकार मिल गया क्या? तुम्हें मुसलमानों से लड़ा करके अधिकार तुम्हें दे दिया क्या? तुमको CAA और NRC पर बरगला करके तुम्हारा अधिकार छीना कि नहीं छीना, इस बात का सवाल है। इसलिए राम राज्य पर सवाल करना होगा, जंगल राज पर सवाल करना होगा, सामंतवाद पर प्रहार करना होगा और इनका पोल खोलना होगा। हद हो जाती है। कैसा राम राज्य है? एक शिक्षिका 25 स्कूलों में वही सर्टिफिकेट, वही नाम, 25 स्कूलों से वेतन उठा रही है। अगर कोई मुसलमान होता, यहां अगर कोई मुसलमान होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार घोषित कर दिया जाता।
अरे मुसलमान छोड़ो, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई कुर्मी, कोई अहिर गड़रिया, धोबी पाती, तेली तमोड़ी, राजभर चमार, धरगार, बिंद पाती और मुसलमान होता तो आज ब्राह्मणों का भोजन बन जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे भारत के मीडिया में जो स्ट्रीम मीडिया है यह खबर चलती, यह खबर मेन रोल में होता, लेकिन आज गोदी मीडिया गुलाम हो गई है। यूपी में लॉकडाउन खोलने के लिए नई गाइडलाइन आई है। सोचिए, यूपी में गाइडलाइन, लॉकडाउन क्या है, कैसा लॉकडाउन है, किस तरीके से देश के साथ धोखा किया जा रहा है, जरा सोचिए। इसलिए मैं आप सबसे सवाल करता हूं, यूपी में लॉकडाउन खोलने के लिए नया गाइडलाइन आया है। धार्मिक स्थान खुलेंगे, पहला लाइन है धार्मिक स्थान खुलेंगे। धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म का धंधा सबसे चंगा, धर्म का धंधा सबसे चंगा। मैं सवाल करता हूं, सरकार ने पहले नंबर पर लिखा है धार्मिक स्थान खुलेंगे। ऐ मेरे देश के लोगों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐ दलित पिछड़ों और मुसलमान साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, 2 महीने तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2 महीने कोई मंदिर नहीं खुला, कोई भगवानों का आपने दर्शन नहीं किया, तो क्या आप जिंदा नहीं हैं? क्या आपको बीमारी पकड़ लिया? क्या आपने दर्शन नहीं किया तो क्या आपके घर गृहस्थी नहीं चल रहे हैं? आपने मंदिर के दरवाजे नहीं खटखटाए तो क्या आपके घर में अंधेरा छा गया? नहीं, कोरोना ने धर्म के धंधा को नंगा करने का काम किया, धर्म के धंधा को नंगा करके उसको भरी बाजार में जग जाहिर करने का काम किया कि धार्मिक काम क्या है। धार्मिक मतलब गुलामिता है, यानी मंदिर खुलेंगे, मंदिर खुलेंगे, चढ़ावा चढ़ाइए और फिर उन मनुवादियों के पेट भरिए। ये नहीं कहा सरकार ने पहले कि स्कूल खुलेगा, ये नहीं कहा कि सरकारी नियुक्तियां होगी, ये नहीं कहा योगी सरकार ने कि धार्मिक स्थान खुलेंगे। आप संत और साधु को, बाबा को मुख्यमंत्री बनाओगे तो आपको क्या सिखाएगा? घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, सर नीचे करो, पैर ऊपर करो। तो बाबा ने तो धार्मिक स्थान, मंदिर और घंटा बजाने के लिए खोलने का आदेश कर दिया। लेकिन सवाल है, मैं धर्म के अंधे लोगों से यह सवाल करता हूं कि आखिर 2 महीने से ज्यादा धर्म की दुकान पर जब नहीं गए तो क्या आपका घर चलना बंद हो गया? अरे यदि ईश्वर है तो आपके दिल में है, ईश्वर है तो उसको घर में मानो, वो मंदिरों में नहीं है। मंदिर धर्म का धंधा है, ऐसा कोरोना ने स्पष्ट किया। धार्मिक स्थान खुलेंगे मतलब धर्म का दुकान खुलेगा। दूसरा बोला है होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुलेंगे, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन नहीं जारी किया। शॉपिंग मॉल खुलेंगे, किसके शॉपिंग मॉल हैं? अमीरों के। गरीबों के लिए क्या है? कुछ नहीं, बाबा जी का घंटा, बाबा जी का ठुल्लू। ऑफिस पूरे क्षमता के अनुसार खुलेंगे। अब सवाल है कि बाबा जी कहां गया फिजिकल डिस्टेंसिंग, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, कहां गया फिजिकल डिस्टेंसिंग, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बारात घर खुलेंगे, शादी फंक्शन की इजाजत मिलेगी,
कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? दुकानदार, ठेला, पटरी, दुकान लग सकेंगे, लेकिन मास्क लगाकर उनके लिए विशेष कानून बनाया गया है, उनको फॉलो करना होगा। सोचिए, ऊपर के लिए कोई स्पष्ट नहीं, लेकिन ठेला, रेहड़ी और गरीबों के लिए मजबूत गाइडलाइन आई है। टैक्सी ऑटो में क्षमता के बराबर, टैक्सी और ऑटो में क्षमता के बराबर भरकर सवारी लेकर के टैक्सी, ऑटो और बस चलेंगे। मैं सवाल करता हूं बाबा जी, सवाल करता हूं, कहां गया फिजिकल डिस्टेंसिंग? कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? कोरोना काल नहीं, यह आरएसएस और भाजपा का चाल काल है। समझने की कोशिश करना होगा। अरे मेरे दलित पिछड़ों और मुसलमानों, ये समझने की कोशिश करना होगा। अभी आगे मैं और खुलासा करता हूं, समझिए। बस चलेगी, लेकिन जितनी सीट है उतनी ही सवारी भरी जाएगी। मतलब शरीर शरीर से सटा रहेगा, मतलब एक दूसरे के लोग सटे रहेंगे। 1 मीटर की दूरी खत्म हो जाएगी, 2 मीटर की दूरी का जो भूत था वो खत्म हो जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे थे बाबा जी? सभी भीड़ चलेगी, सैलून पार्लर खोले जाएंगे, लेकिन बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी मास्क लगा के आएगा, कवर करके रखेगा। अब सवाल है कि अरे बाबा जी, सवाल है कि जब मास्क लगा के दाढ़ी बनवाने आएगा तो मास्क तो उतारना होगा, और आप कह रहे हैं कि मास्क लगा के आना। अरे दोहरी नीति, देश को बेवकूफ बनाने वाले लोग कब तक बनाएंगे? सवाल है। अब सवाल है कि आखिर जब 500 केसेज कोरोना के थे भारत में, तब लॉकडाउन लगाया गया। अब लगभग 2 लाख होने को आया है। 1,90,000 पहुंचने वाला है, 1,82,000 से ज्यादा हो गया। तब लॉकडाउन खुल रहा है, यानी कि यह देश को बर्बाद करने की जरूर षड्यंत्र थी। बहुत बड़ा चाल है। ऐ दलित पिछड़े समुदाय के लोगों, समझना, यह चाल ही तो शायद थी कि अब जो भी गरीब, पिछड़ा, मजदूर, कौन था मजदूर? मुसलमान का बेटा, दलित का बेटा और पिछड़े समुदाय का बेटा मजदूर था। कभी आपने सुना कि जूता पालिश करने वाला ठाकुर है? कभी आपने सुना कि जूता पालिश करने वाला ब्राह्मण है? नहीं सुना होगा आपने। सुना होगा तो मुसलमान होगा, सुना होगा तो दलित होगा, सुना होगा तो पिछड़ा होगा। यानी झाड़ू पोछा से लेकर के जो भी निचला काम करने वाला होगा वह छोटी बिरादरी का होगा। इन लोगों की नौकरियों पर लॉकडाउन के माध्यम से आफत पैदा किया है मोदी और योगी जी ने। और सवाल है कि जब ये अपने नौकरियों से पलायन कर गए तो अब इनका पैसा खत्म हो जाएगा। ये कल तक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, अब पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। तो अब जो नौकरी हैं उस पर सामंतवाद का अकेला राज रहेगा और दलित पिछड़ा मार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जिलाने खिलाने में परेशान रहेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा। चाल बहुत बड़ी है, इसलिए इनके पोल खोलने का काम बुलेटिन 1 PM करता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपका मीडिया बुलेटिन 1 PM, आपकी आवाज बुलेटिन 1 PM, आपका क्रांति बुलेटिन 1 PM। सवाल तो करना पड़ेगा, जवाब इन मनुवादियों को देना पड़ेगा। मिलाइए बुलेटिन 1 PM से सुर बसुर और खोलना है इनका पोल। अगला सवाल मोदी सरकार से है, अगला सवाल मोदी सरकार से है। सुनिए मोदी सरकार से सवाल। मोदी जी ने मन की बात किया,
आज 11 बजे मोदी जी आए, अब मन की बात उन्होंने किया। मैं सवाल करता हूं कि मोदी जी, अरे कभी गरीबों के मन की बात तो कर लेते, अरे कभी गरीबों के मन की भी बात तो सुन लेते। लेकिन देश को मूर्ख बनाने के लिए रेडियो पे आते हो, बड़ करके चले जाते हो। सवाल है कब तक देश को मूर्ख बनाएंगे? सवाल है मोदी जी ने आज क्या कहा? सिर्फ रोना, सिर्फ संवेदना। मोदी जी ने 2-3 पॉइंट हम आपको बताते हैं। मोदी जी ने आज कहा कि सबसे ज्यादा कोरोना की मार देश के गरीबों पर पड़ी है। तो गरीब कौन है? दलित, पिछड़ा और मुसलमान है। तो कोरोना की मार तो अपने मुंह से कह रहा है वो कि गरीबों पर पड़ी है। सोच लेना, 90% 99% गरीब, दलित, पिछड़ा और मुसलमान है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि उनको उनके गांव में हम रोजगार देंगे। क्या देंगे? अरे 6 सालों में एक कंपनी नहीं खोला, 6 सालों में एक विश्वविद्यालय नहीं खोला, 6 सालों में एक मल्टी स्पेशलिटी नया हॉस्पिटल नहीं खोला, एक गरीबों के लिए कारखाने नहीं खोला। क्या दोगे? जो कांग्रेस ने खोला है उसको अपना बाप बनाओगे। तुम यही कर सकते। मनरेगा, नरेगा किसका ये है? ये कांग्रेस ने दिया है, जो गांव गांव गरीबों के लिए रोजगार है। मैं पूछता हूं, गरीबों के रोजगार के लिए आपने कोई भी काम 6 सालों में किया हो तो बताना। आर पटेल गुलामी करेगा आपका, लेकिन आपने नहीं किया है। आप तो बच्चा पैदा होगा दूसरे का, नामकरण आप करोगे, इससे ज्यादा आपको कुछ करने आता ही नहीं। सच तो यह है कि आपको बच्चा भी पैदा करने नहीं आता। अब देश वाले समझें कि आप क्या हो। पत्नी ही नहीं है, पत्नी को छोड़ दिया, महिलाओं के साथ एक तरह का दुर्व्यवहार है। सवाल है, मोदी जी आज बोले हैं कि योगा करने की अपील, योग करिए, वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है तो प्रभावित करता है। अरे मोदी जी, किसको समझा रहे योग करने को? गरीबों से ज्यादा योग आप नहीं कर सकते। चलिए पैदल, चलिए 500 किलोमीटर, योग समझ में आ जाएगा। मोदी जी बेवकूफ बनाते हो। असली योग गरीबों से सीखो। पीएम मोदी के अनुसार करोड़ों गरीब चिंता में रहते हैं। हां, तो ये क्या बता रहे हो? ये तो सच है। ये आप क्या बताओगे? ये हम लोग हैं, हम जानते हैं। हम गरीब के घर से आए हैं, हमें पता है गरीबी क्या होती है। मोदी जी, आप तो चाय बेचने वाले हो, आप व्यापारी हो, आपको व्यापार आता है, इसलिए जो इस देश में कांग्रेस ने बनाया था उसको आप बेच के देश को गुलाम बना रहे हो। यही आपके मन की बात है मोदी जी। सवाल है, इसके पहले वाला सवाल है, ये सवाल है, सोचिए। अमित शाह ने अभी कल बोला है, मैं सवाल करता हूं अमित शाह से, अमित शाह का बयान सुनिए। अमित शाह ने कहा 41 करोड़ लोगों के खाते में 53 करोड़ रुपया हमने भेजा है। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? जरा जोड़िए इन संघियों के चाल को, जोड़िए इन हाफ पैंट वाले नेताओं को, जोड़िए कि इन्होंने क्या दिया है देश को, किसके खाते में पहुंचा, कितना पहुंचा। 41 करोड़ लोगों के खाते में 53 करोड़ रुपया भेजा है। कितना रुपया हुआ भाई?
जोड़िए, 1 रुपया कुछ पैसा। क्या किया इन्होंने? कौन सा तीर मार दिया? देश के लोगों को मूर्ख बनाने वाले, देश के लोगों को गहरी अंधेरे खाई में धकेलने वाले संघियों, तुम्हारे विदा होने का टाइम आ गया है। इस बार तुम जाओगे तो अभी तो 14 साल बाद यूपी में आए हो, अब पूरे देश से जाओगे और 40 साल तक तुम्हारा अता पता नहीं लगेगा। इसलिए ऐ मेरे देश के दलितों पिछड़ों, ऐ मेरे देश के कामेरों, ऐ मेरे देश के मूल निवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ये जो यूरेशिया से आए हैं इनको समझिए, इनका डीएनए बता चुका है, ये बाहर से आए हैं और भारत में कब्जा करके मूर्ख बना रहे हैं। ऐ मूल निवासियों, जाति छोड़ो, जमात जोड़ो, कुर्मी कोई अहिर गड़रिया धोबी पासी तेरी तमोड़ी राजभर चबार झरकार बिंद पाती और मुसलमान एक हो जाओ, और ऐ 90% आबादी वालों एक हो जाओ, और एक होकर के इस 10% को ऐसा लबेदा लगाओ कि इनको जाकर के यूरेशिया में स्थान मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।